हेलो बेटा, वेलकम बैक टू माय चैनल A to Z बायोलॉजी बाय रितु यादव। बेटा आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर 4 क्लास 12th यूनिट फर्स्ट। बेटा रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती क्या है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें कंप्लीट वेलबींग को कंसीडर किया जाता है। मींस फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल, सोशल फिटनेस सभी हेल्थ मिला के एक गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कंस्टिट्यूट करते हैं। WHO क्या बोलता है कि कंप्लीट वेलबींग की स्टेट इन एवरी एस्पेक्ट इज कंसीडर्ड एज अ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। किसी भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के साथ बेटा कुछ प्रॉब्लम्स और कुछ स्ट्रेटजीज, कुछ एक्शन प्लान्स जुड़े होते हैं। हम उनकी अगर बात करें तो इंडिया जो है वो फर्स्ट फ्यू कंट्रीज़ में से है जिसने इनिशियल एक्शंस लिए थे रिप्रोडक्टिव हेल्थ को एक सोशल इशू अराइज किया, उसके लिए एक सोशल गोल सेटअप किया और इसे एक्सटेंशंस दे के इम्प्लीमेंट किया। इन प्रोग्राम्स को बेटा जिसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कंसीडर अब किया जाता है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स बोलते हैं, जो इंडिया में फर्स्ट टाइम 1951 में इंट्रोड्यूस किए गए थे। इसी के साथ एक 1 मार्क क्वेश्चन आता है बेटा, व्हाट डज RCH स्टैंड फॉर? RCH इज़ द रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। जितने भी इम्प्रूव्ड प्रोग्राम्स हैं जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ और उससे रिलेटेड एरियाज़ को होल्ड करते हैं वो सब RCH के अंडर ही आते हैं, जिसमें वो नुक्कड़ नौटंकी करके रूरल एरियाज़ में लोगों को अवेयर करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। अदर सेक्सुअल रिलेटेड इश्यूज़ को भी सोसाइटी में वो सामने लेके आते हैं ताकि एक कॉमन मैन, एक ले मैन इसको समझ सके, उनके अंदर अवेयरनेस आ सके और वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इम्पोर्टेंस दे सके। नेक्स्ट है बच्चे, हाउ वॉज द गवर्नमेंट टेकन मेजर्स टू इम्प्रूव द रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन इंडिया? इंडिया में बेटा रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए सबसे ज़्यादा जो मेजर इम्पैक्ट लिए गए वो 4 थे। पहला क्या था कि न्यूक्लियर फैमिली प्लानिंग सिस्टम शुरू किया गया, जिसमें एक स्लोगन दिया था, हम दो हमारे दो, मीन्स अ शॉर्ट फैमिली इज़ अ हैप्पी फैमिली। दूसरी बात, स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन को कंपलसरी किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, ताकि एक प्यूबर्टी एज में एंटर होने से पहले, रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होने से पहले लोगों को रिप्रोडक्टिव रिलेटेड मिथ के बारे में पता हो, अपने सोशल इश्यूज़ के साथ साथ उनको अपने प्राइवेट पार्ट्स की नॉलेज हो, उनकी क्लीनलीनेस, हाइजीन, हर प्रैक्टिस के बारे में उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हो। नेक्स्ट, एजुकेटिंग पीपल अबाउट द बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस। जो कॉमन मैन है उनको बर्थ कंट्रोल मेथड्स के बारे में अवेयर कराया गया, उनकी इम्पोर्टेंस समझाई गई। इवन जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट या लो कॉस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के अंदर फिजिकल मेथड्स में कॉन्डम्स का फ्री डिस्ट्रीब्यूशन भी किया गया। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट किया गया, अवेयरनेस लाई गई। जो अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ होती जा रही थी उसे काबू में लाने के लिए सोसाइटी को अवेयर किया, बिकॉज alone government cannot do anything, they need the support of local people too। फिर आता है बच्चे कि कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस भी थी इस दौरान जो प्रॉब्लम की तरह सामने आई, उनको कैसे दूर किया गया। तो जब ये मेथड्स, ये प्लान, ये सब एग्जीक्यूट हुए, लोगों को अवेयर कराया गया सेक्सुअल पार्ट्स, एजुकेशन, इम्पोर्टेंस, मिथ्स के बारे में, तो कुछ प्रॉब्लम्स भी आई। लेकिन उस दौरान जो सबसे बेटर चीज़ सामने आई वो ये था कि बहुत सारे लोग, स्पेशली एजुकेटेड एंड अर्बन पीपल, they participate in these programs, they help people to understand the importance of prenatal, natal and postnatal care, they help the women to complete the path of implantation period, or you can say pregnancy, with better health facilities, with improved medical care, and people become aware about STDs, that is sexually transmitted disease. Abortions are increased at a faster rate so as to get rid of the unwanted pregnancy and to control the over-explaining or over-exploding population. Then comes the ban, or you can say statutory ban on amniocentesis. बैन के बारे में पढ़ने से पहले बेटा हम ये जान लेते हैं कि अमीनोसेंटेसिस क्या है। अमीनोसेंटेसिस बेसिकली एक टेक्निक है जिसमें हम एमनियोटिक फ्लूइड, जो मदर के एमनियोटिक कैविटी में प्रेजेंट होता है, जिसमें डेवलपिंग फीटस प्रेजेंट होता है, वहाँ से डेवलपिंग फीटस की जो शेडेड सेल्स होती हैं उन सेल्स को आइसोलेट करके पहले टेस्ट किया जाता था, जस्ट टू गेट टू नो वेदर द फीटस इज़ हैविंग एनी जेनेटिक डिसऑर्डर और एनी अदर प्रॉब्लम।
बट लेटर ऑन स्टेजेस पे उसमें हम सेक्स डिटर्मिनेशन करने लगे, इस वजह से इसको बैन किया गया। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है बच्चे? बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रायर टू द बर्थ ऑफ द चाइल्ड द सेक्स ऑफ द चाइल्ड कैन बी आइडेंटिफाइड विच लीड टू फीमेल फिटिसाइड। और इस फीमेल फिटिसाइड की वजह से सेक्स रेशियो डिस्टर्ब हुई, क्योंकि लोग फीमेल फीटस को मदर के वूम में ही किल कर देते थे। इस वजह से इस पे स्टैचुटरी बैन लगाया गया एंड आई एम टोटली इन फेवर ऑफ इट। बहुत सारे रिसर्चर्स ऐसे हैं जिन्होंने रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एरियाज़ को, चाहे वो गवर्नमेंट एरियाज़ हैं, नॉन एडेड कंपनीज़ हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, सब ने मिल के बहुत सारे मेथड को ढूंढा और लोगों तक पहुंचाया, जिसमें सबसे मेन रोल है वो है CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसने सहेली एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल को इतना पॉपुलर किया अमंग द रूरल एरिया की पीपल। बेसिकली इट इज़ यूज बाय फीमेल्स ओनली एज अ मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। फीमेल इतना इसको यूज़ करती हैं टू कीप गैप बिटवीन द चाइल्ड और टू अवॉइड द अनवांटेड प्रेगनेंसी। और इन सब की वजह से जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन थी वो काफ़ी हद तक कंट्रोल भी हुई। तो बेटा जो इम्प्रूव्ड और यू कैन से बेटर और इंक्रीज रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोसाइटी है, उसमें ज़्यादा मेडिकल असिस्टेड डिलीवरीज होती हैं, अच्छी पोस्ट नेटल केयर होती है मदर और फीटस की, मोर्टेलिटी रेट कम होता है इन्फेंट का भी मदर का भी, छोटी फैमिलीज़ होती हैं तो हर एक फैसिलिटी ईजिली अवेलेबल होती है, बेटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ STDs होता है। और इन सब की वजह से इंक्रीज्ड फैसिलिटीज़ फॉर सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स आता है, जो हमारी सोसाइटी को ग्रो करने में, इम्प्रूव करने में, फैसिलिटेट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है बच्चे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल। क्योंकि इन सब मेथड्स की हेल्प से डेथ रेट में काफ़ी कमी आई। डेथ रेट में कमी आने का मतलब क्या हुआ कि पॉपुलेशन और बढ़ने लगी, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ गई थी। मेडिकल फैसिलिटीज़ के बढ़ जाने की वजह से डेथ रेट कम होने लगा, तो पॉपुलेशन का साइज़ एक बार फिर से बढ़ने लगा। किसी भी पॉपुलेशन में जो साइज़ और ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन होती है वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मेजर होती है और उसके डिफाइन भी होती है। इंडिया की पॉपुलेशन इंडिपेंडेंस के टाइम पे अराउंड 350 मिलियंस थी, बट इन May 2000 सेंसस इट हैज़ क्रॉस्ड 1 बिलियन विच इज़ प्रेजेंटली मच मोर देन दैट इन 2020। और इतनी बढ़ती हुई पॉपुलेशन से, इतने फास्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की वजह से जो बेसिक डिमांड है इंडिविजुअल की, लिविंग बीइंग की, फूड, शेल्टर एंड क्लोथ, उसके अंदर कमी आने लगी, जिसकी वजह से क्राइम रेट भी बढ़ने लगा। हाई पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होने के मेजर रीजन क्या थे? डिक्रीज इन डेथ रेट, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी थी तो डेथ रेट में कमी आई। लंबा लाइफ स्पेन, लोग ज़्यादा लंबे समय तक जिंदा रहते थे। डिक्रीज इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ड्यूरिंग डिलीवरी जो मदर का डेथ रेट था वो कम हुआ। डिक्लाइन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, अच्छी असिस्टेड डॉक्टर डिलीवरीज़ की वजह से, मेडिकल डिलीवरीज़ की वजह से जो बर्थ रेट के दौरान ह्यूमन बीइंग के बेबी का जो डेथ रेट था वो कम हुआ। कुछ रिलीजियस बिलीफ थे जो बर्थ कंट्रोल मेथड के अगेंस्ट थे कि उनको बर्थ कंट्रोल मेथड यूज़ नहीं करने चाहिए। प्रॉपर नॉलेज नहीं थी लोगों को रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। तो ये कुछ रीजंस रहे जिनकी वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ और बर्थ कंट्रोल काफ़ी मुश्किल बन गया। अब इसी को रेगुलेट करने के लिए, इसको कंट्रोल में लाने के लिए जो मेथड शुरू किए गए वही होते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के एक सब टॉपिक में, दैट इज़ मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, जो हम आगे आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे। फिर है बेटा कि इस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कंट्रोल करने के लिए हम करेंगे क्या और क्या क्या हमारी गवर्नमेंट ने किया। छोटी फैमिलीज़ को प्रमोट किया गया, उनको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में समझाया गया, मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, पोस्टर्स के थ्रू, स्लोगन्स के थ्रू लोगों को अवेयर किया गया दैट हम दो हमारे दो, वी टू आवर टू, स्मॉल फैमिली हैप्पी फैमिली, न्यूक्लियर फैमिलीज, बहुत स्लोगन्स आए। कपल्स को मोस्टली यंगर एज में जो अर्बन एरियाज़ थे, वर्किंग थे, उनको 1 चाइल्ड नॉर्म पॉलिसी दी गई, उसको बढ़ावा दिया गया। बैन लगाया गया, मैरिजेबल एज कम थी उस पर, उसको बढ़ाया गया, फीमेल के लिए 18 और मेल्स के लिए 21 किया गया। उन कपल्स को इंसेंटिव्स, प्राइज दिए गए, मोटिवेट किया गया जिनकी फैमिली छोटी थी, विच आर हैविंग ओनली 1 और 2 चाइल्ड। और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दिए भी गए, समझाए भी गए, उनके बारे में अवेयर भी कराया गया ताकि अनवांटेड प्रेगनेंसीज़ को रोका जा सके। फिर आता है बेटा
कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड और यू कैन से कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है? कॉन्ट्रासेप्शन बेसिकली एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अनवांटेड प्रेगनेंसीज को रोकते हैं। सो इट इज़ बेसिकली टू हैव अ चेक ओवर बर्थ रेट और यू कैन से इट एम्स टू कंट्रोल बर्थ। कैसे? या तो ये ओवम और स्पर्म को फ्यूज नहीं होने देता, या ये स्पर्म को किल कर देता है, या ये उनको एक दूसरे के लिए इनकम्पिटेबल करके फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक को मेल स्पर्म्स के लिए हॉस्टाइल बना देता है। अगर हम बात करें किसी आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं बेटा, और यहाँ से एक 2 मार्क क्वेश्चन ज़रूर बनता है। डायरेक्ट नहीं होता क्वेश्चन, थोड़ा घुमा के आता है कि आपको 2 लाइनें दी हुई होती है और आपको ये बताना होता है इन दोनों में से कौन सा अच्छा कॉन्ट्रासेप्शन है और क्यों। तो किसी भी आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहली, वो यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। दूसरी, ईजिली अवेलेबल होना चाहिए। तीसरी, उसकी इफ़ेक्टिवनेस 100% होनी चाहिए और वो रिवर्सिबल भी हो विद लीस्ट और नो साइड इफ़ेक्ट्स। और इसके साथ साथ एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि वो चाहे मेल उसे यूज़ कर रहा है चाहे फीमेल, उसके रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे कोई भी नेगेटिव इम्पेक्ट ना डाले, उसकी सेक्सुअल डिज़ायर को और सेक्सुअल हैप्पीनेस और प्लेजर को हैम्पर ना करे, इफ़ेक्ट ना डाले उस पर। डिफरेंट मेथड्स होते हैं कॉन्ट्रासेप्शन के। नेचुरल मेथड है, बैरियर मेथड है और इंट्रा यूटेराइन डिवाइस मेथड है। सबसे पहले हम डिटेल में पढ़ेंगे नेचुरल मेथड, जिसके कि फर्दर टाइप्स होते हैं। पहला है बेटा पीरियोडिक एब्सिस्टेंस, दूसरा कोइटस इंटरप्टस और विड्रॉल, तीसरा लैक्टेशनल एमनेरा। लेकिन इन तीनों को जानने से पहले हम ये जान लें बेटा कि जो नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है दे आर नॉट 100% इफ़ेक्टिव। ये 100% इफ़ेक्टिव हो ये ज़रूरी नहीं है। ये हुआ इनका डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या है? दैट दे डू नॉट हैव एनी साइड इफ़ेक्ट, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। अब हम शुरू करते हैं 1 बाय 1 इन डिटेल द नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। फर्स्ट मेथड क्या है बच्चे? पीरियोडिक एब्सिस्टेंस। कि जो फर्टिलिटी पीरियड होता है किसी भी फीमेल में, उसकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 10 to 17th डे वाला, उस दौरान दे अवॉइड इंटरकोर्स सो दैट ड्यूरिंग ओवुलेशन मीन्स रिलीज ऑफ एग sperms cannot reach to egg and fertilization do not occur, which lead to absence of pregnancy. Second, coitus interruptus, in which the male partner withdraws his penis from the vagina just before ejaculation so that it can avoid insemination. Insemination क्या होता है बच्चे? The process of release of sperms in the vagina of the female. तो अगर स्पर्म वहाँ जाएंगे ही नहीं, पहुँचेंगे ही नहीं, तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगी, प्रेगनेंसी भी नहीं होगी। देन कम्स लैक्टेशनल एमनेरा। लैक्टेशनल एमनेरा क्या है बेटा? लैक्टेशनल एमनेरा बेसिकली वो मेथड ऑफ नेचुरल मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का जिसमें कोई भी मदर जब अपने वो बेबी को लैक्टेट करती है आफ्टर पार्चुरेशन नेक्स्ट 6 मंथ तक, उस दौरान ऑलमोस्ट एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है विच लीड्स टू फेलियर ऑफ प्रेगनेंसी। देन कम्स द फिजिकल मैथड और यू कैन से द बैरियर मैथड। फिजिकल मेथड और बैरियर मेथड वो मेथड होते हैं जो कांटेक्ट ऑफ स्पर्म एंड ओवा को प्रिवेंट करते हैं और ये मेल और फीमेल दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। मेल के लिए अगर हम बात करें, दे यूज़ कॉन्डोम्स विच आर मेड अप ऑफ थिन रबर और यू कैन से लैटेक्स शीट विच आर सेल्फ इंसर्टेड एंड डिस्पोजेबल। दे कवर्स द पेनिस ऑफ द मेल एंड vagina and cervix in female. It is used so that semen do not enter the female reproductive tract. If semen doesn't enter in the female reproductive tract, no fusion of the male and female gamete. No fusion of gametes means absence of fertilization. Absence of fertilization means absence of pregnancy. The best advantage of this method is it prevents STDs, that is sexually transmitted disease. Example, AIDS. It prevent AIDS. Then comes diaphragm, cervical caps and vaults. They are also made up of rubber latex, a part of barrier method. They are inserted into the female reproductive tract to cover the cervix so that the entry of sperms can be blocked. They are reusable, means they can be used various times. Other examples can say spermicidal creams, jellies, foams. They can also be used along with these methods to increase the
chances of avoiding of pregnancy. Then comes IUD, intrauterine devices. इंट्रायूटराइन डिवाइसेस बेटा सिर्फ फीमेल्स में यूज़ होते हैं क्योंकि यूट्रस इज बेसिकली द पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. आईयूडीज जो होते हैं बेटा वो डॉक्टर और यू कैन से स्पेसिफाइड नर्सेज ही इंसर्ट कर सकती हैं यूट्रस में थ्रू वेजाइना. दे आर नॉट सेल्फ इंसर्टेबल एंड दे आर फर्दर ऑफ 3 टाइप्स. फर्स्ट, नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज. एग्जाम्पल है आपका लिपिस लूप जो स्पर्म को किल अप करके ईट अप कर देता है. फैगोसाइटोसिस क्या होता है आपने पढ़ा है अमीबा के मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, किसी भी चीज़ को एनगल्फ करके किल कर लेना. सो लिपिस लूप क्या करते हैं, दे किल द स्पर्म एंड ईट अप देम. सेकेंड इज द कॉपर रिलीजिंग डिवाइसेस और यू कैन से कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज. इसके एग्जाम्पल हैं कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375. कॉपर आयन बेसिकली बेटा स्पर्म की मोटिलिटी को डिक्रीज कर देते हैं और उसकी फर्टिलाइजेशन एबिलिटी को भी. थर्ड है आपका हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज जिसमें आपका बेस्ट है LNG-20 एंड प्रोजेस्ट्रेट. प्रोजेस्ट्रेट एंड LNG-20 दोनों ही जो यूट्रस को है इम्प्लांटेशन के लिए होस्टाइल और अनफिट कर देते हैं और स्पर्म को किल कर देते हैं. इस वजह से क्या होता है, ये बेस्ट मेथड बन गया है फीमेल्स के लिए to keep gap between 2 successive child. They are variously and widely accepted over different parts of India. They have different time periods, like they can be used to space up a gap of 3 years, 5 years, 7 years between 2 successive childs. Then comes the oral contraception method. Oral contraception method is basically small doses of progesterone or estrogen or the combination of both. Oral contraceptions are further of 2 types, emergency or regular. Emergency are those which are taken just after intercourse within 72 hours like I-pill or you can say unwanted 72. And regular are which can be taken from the first day after completion of the menstrual cycle to the next cycle till completing a tablet syrup of 21 days almost. Example Saheli. Then come injections or implants. Injections or implants are the method of contraception which has progesterone alone or in combination with estrogen in it, and they are used as injection or implants under the skin of females. Their action is almost similar to the oral pills and they are effective for longer period of time. The structure is shown at your screen. Then comes the emergency contraceptive which we have already discussed in the oral method, that they are taken within the 72 hours of intercourse and they are to avoid the unwanted pregnancy. Example I-pill or you can say unwanted 72. Then comes the sterilization or surgical method. Sterilization or surgical method is advised only then to a couple if they have planned their family already, they are having sufficient number of child and they do not want any further child. What happened during this process? They block the transportation of gametes, thus prevent conception or you can say fertilization. Sterilization or you can say surgical method in male is called vasectomy. Why? Because in this method vas difference are cut and tied, and in female it is called tubectomy. Why? Because fallopian tubes are cut and tied. In vasectomy, a small portion of vas difference is removed and tied up through incision made on scrotum. And in tubectomy, small part of fallopian tube is removed and tied up through incision of abdomen or you can say vagina. This method is reversible but at a very lower rate. Although it is highly effective, means there is no chances or you can say almost nil chances of pregnancy after adopting surgical method. Then comes MTP, medical termination of pregnancy. This MTP always carry 3 mark question from this portion in board classes or you can say board exam. MTP और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो होता है बेटा एक मेथड है जिसमें अनवांटेड प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाता है, अबॉर्ट किया जाता है और ये अबॉर्शंस इंड्यूस कराए जाते हैं लीगली. Almost 45 to 50 million MTPs are performed per
ईयर इन द वर्ल्ड। इसकी वजह से क्या फ़ायदा है कि पॉपुलेशन रेट कम हो रहा है, लीगलाइज्ड है, इसलिए इसको ज़्यादा हम मतलब कैन से रिस्ट्रिक्शन बेस्ड नहीं रख सकते। और एमटीपी जो है बेसिकली तब फॉलो किया जाता है अगर उस प्रेगनेंसी से मदर या फीटस या दोनों को कोई डेथ रिस्क हो, फीटस में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो, वो प्रेगनेंसी किसी रेप केस की वजह से एडॉप्ट हो गई हो, या कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड फेल कर गया और फिर प्रेगनेंसी हुई हो। इन सब रीजंस की वजह से एमटीपी को लीगलाइज किया जाता है, अदरवाइज नहीं। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने 1971 में कुछ कंडीशंस के साथ इसे लीगलाइज किया गया था। कंडीशंस क्या थी कि फ़ीमेल फिटिसाइड प्रैक्टिस ना किया जाए इसके साथ, क्योंकि लोग क्या करते हैं, फ़ीमेल फिटिसाइड के लिए भी एमटीपी का सहारा लेते हैं। एमटीपी सेफ होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, मीन्स फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में। सेकेंड ट्राइमेस्टर में थोड़ा रिस्क होता है, थर्ड ट्राइमेस्टर में चांसेस ही नहीं होते कि कराया जा सके मिसकैरेज और यू कैन से अबॉर्शन, बिकॉज इट विल बी हाईली रिस्की टू द मदर ऑल्सो। इलीगल अनक्वालिफाइड जो डॉक्टर्स और यू कैन से नर्सिस होते हैं, लोग उनकी हेल्प लेते हैं तब एमटीपी कराने के लिए जब उन्हें फीमेल फिटिसाइड कराना हो। इसे हम मिसयूज़ भी बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस का। सो मिसयूज़ ऑफ एमनियोसेंटेसिस फॉलोड बाय एमटीपी दे मस्ट बी अवॉइडेड, क्योंकि अगर ये प्रैक्टिस फॉलो होती रही तो सेक्स रेशो में बहुत फ़र्क आएगा, फीमेल का नंबर कम होता जाएगा, मेल का नंबर ऑलरेडी ज़्यादा है फीमेल से, आगे आने वाले टाइम में बहुत प्रॉब्लम होगी जिससे सेक्स रिलेटेड क्राइम्स भी बढ़ेंगे। देन कम्स एसटीडीज़ और यू कैन से सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। इन्हें हम बेटा आरटीआई रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शंस भी बोलते हैं, वीडी वेनेरेबल डिजीज़ भी बोलते हैं। ये वो डिजीज़ हैं जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू एक इंडिविजुअल से दूसरे को ट्रांसफ़र हो जाते हैं। एग्जाम्पल है सिफिलिस, गोनोरिया, जेनाइटल हर्प्स, एचआईवी, एड्स, क्लैमाइडिसिस, जेनाइटल वॉर्ट्स, हेपेटाइटिस बी एटसेट्रा। ट्रांसमिट कैसे होते हैं हेपेटाइटिस बी एंड एचआईवी? सेक्सुअल इंटरकोर्स के साथ विद इन्फेक्टेड पर्सन, शेयरिंग ऑफ इंजेक्शंस, नीडल्स, रेजर्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन विद इन्फेक्टेड पर्सन एंड फ्रॉम मदर टू फीटस। Except hepatitis B, genital herpes and HIV infection, all other given examples of STDs are completely curable. Then comes symptoms. Symptoms क्या होते हैं बेटा? बहुत माइनर होते हैं, ईचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन, स्वेलिंग इन द जेनाइटल पार्ट, बट मेजोरिटी ऑफ STDs दे रिमेन एसिम्टोमेटिक। उनके सिम्टम्स पता ही नहीं चलते फीमेल में एंड रिमेन अनडिटेक्टेड फॉर लॉन्ग। और लेटर स्टेजेस पे जब वो डिटेक्ट होते हैं, ईदर दे कॉज वेरियस प्रॉब्लम लाइक रिप्रोडक्टिव कैंसर्स और रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन और इवन कैंसर इन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक, स्टिल बर्थ्स, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज, PIDs, pelvic inflammatory disease and much more. What are the preventions or you can say best prevention method? They include avoid sex with unknown partners or multiple partners, use of physical method like condoms during intercourse, and in case of any doubt, consult the doctor as soon as possible for early detection of the disease so that the disease can be cured and getting complete treatment for diagnosed disease. Then comes infertility. What is infertility? Infertility वो disease और you can say defect है जिसमें कोई healthy couple child produce नहीं कर पाता unprotected intercourse के बाद भी. Reason? They might be having some problem with their reproductive organs or you can say their gametes or the environment of their reproductive organs. The reason for infertility may be physical, congenital, disease, drug, immunological or even psychological. Often human females are blamed in India for this, but it is not true. Even males have problem with their reproductive systems, reproductive tract, their sperm production, their ability of sperm to move, etc. So this is completely wrong to blame female for infertility. Specialized healthcare units like infertility clinics, diagnostic centers are present. So the couple who are not having child naturally, they can have child with ARTs, that is assisted reproductive techniques, or you can say assisted reproductive technologies. First comes the methods for infertility control, that is IVF-ET, means in vitro fertilization embryo transfer.
इसमें क्या होता है बच्चे, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोड्यूस कराया जाता है, फर्टिलाइजेशन की जाती है आउटसाइड द फीमेल बॉडी, एम्ब्रियो को फिर ट्रांसफ़र किया जाता है मदर की बॉडी में. फीमेल इज इंड्यूस्ड टू प्रोड्यूस मल्टीपल एग और ओवा with hormonal injections or pills. Then egg are collected from it and sperms from a healthy donor. Then they incubated in culture medium. Fertilization occurs in the culture medium and they are remain intact to form zygote. Then this zygote is implanted into the mother, or you can say the surrogate mother or female. They are of two types, ZIFT and IUT. ZIFT means zygote intrafallopian transfer, in which zygote or embryo with 8 blastomere stage are transferred to the fallopian tube. Must remember the stage, that is 8 blastomere stage. Then comes IUT, intrauterine transfer. Embryo transferred at 32 cell stage to the uterus. The process is shown diagrammatically. The woman is given hormonal treatment, multiple eggs are produced, mixed with sperm, form the zygote, then transferred it to the mother. Importance क्या है? Infertile mothers can have child. Male with low sperm count can give birth to the child, and embryo can be frozen and used for future purpose even. Then comes second method, GIFT, gamete intrafallopian transfer. In this method, ovum are collected from a healthy donor female, then transferred to the female who is not able to produce egg or ova. Then under suitable environmental conditions, fertilization with washed sperms occur in the ampullary isthmus junction of fallopian tube. With fertilization and cleavage, useful when fimbriae fail to capture ovum and having sperm antibody in their cervical sertions. GIFT, gamete intrafallopian transfer method, is also used when either male is not able to produce a lot of sperm or even female is not able to produce the egg. Both the problems can be rectified by using this method, but mainly this is for female who cannot produce one sperm, ova, but it provides suitable environment for fertilization. Okay, then comes the next, ICSI, intracytoplasmic sperm injection. Next method of what happens in this case, injection of sperms is directly provided to the cytoplasm of the egg. Sperm is directly injected into the ovum in culture medium. Zygote or embryo is transferred to the female fallopian tube or even up to the uterus. If transfer is occurring up to the fallopian tube, it is at 8 blastomere stage. If in the uterus, the further stages of 32 cell stage can be considered. Then comes AI, that is artificial insemination. It is used in cases either male partner unable to inseminate or female is having some problem. Semen of male or donor is collected, then concentrated and introduced into the vagina of the female through injection, that is intrauterine insemination. It is having some drawback. What are the drawbacks of these ARTs, assisted reproductive techniques? These techniques are not possible with female with damaged uterine wall. They require high precision, specialized professional and expensive instrumentation. So available in few centers and available to few people only, because their cost is very, very high per sitting and they require multiple sittings, and raise several ethical, emotional, religious and moral issues in the society, because Indian society is not much aware about these methods. They are not ready to accept it. Even they say that they want their own blood or something like that. So in a developing nation like India, these techniques are not much more familiar with the people. Thank you.